नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आने वाली रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश को कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो कोयला है, इस कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कोयले का जो उत्पादन है, ये कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भाई कोयले का उत्पादन सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, जो चीन है, ये चीन में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर अपना भारत आता है दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर कौन आता है दोस्तों, तो तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका आता है, अमेरिका आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर जो आपका भारत है, इस भारत की रैंक दूसरी है, तो भारत की रैंक दूसरी है तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है दोस्तों, चीन का है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आगरा शहर को किसके द्वारा बसाया गया। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो आगरा शहर है, इस आगरा शहर को किसके द्वारा बताया गया। तो याद रखना है दोस्तों, लोधी वंश का एक शासक था जिसका नाम है सिकंदर लोधी। क्या नाम है, सिकंदर लोधी। और ये जो सिकंदर लोधी है ना, इसी सिकंदर लोधी ने क्या किया था, तो आगरा शहर को बसाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछ सकता है कि भाई ये जो आगरा शहर है, ये किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो ये यमुना नदी के किनारे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो वहां से क्वेश्चन पूछता है कि भाई कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो आपका जो आगरा शहर है, ये यमुना नदी के किनारे है। और इसको किसके द्वारा बसाया गया, तो इसको बसाया गया दोस्तों आपका सिकंदर लोधी के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछे दोस्तों, यहाँ पर आता है आपका शाहजहां। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो ताजमहल है, इस ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। फिर अगर आपसे पूछे कि लाल किला किसने बनवाया, तो दोस्तों ये जो लाल किला है, ये भी किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। और एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, तख्ते ताउस, तख्ते ताउस किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये भी आपका शाहजहां ने बनवाया। और दोस्तों, ये जो तख्ते ताउस है ना, एक प्रकार का सिंहासन था। और इसी पे आपका जो कोहिनूर का हीरा है, वो कोहिनूर का हीरा लगवाया था शाहजहां ने। तो कोहिनूर का हीरा शाहजहां ने तख्ते ताउस में लगवाया था। और ये तख्ते ताउस किसने बनवाया था, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ये इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर एक और व्यक्ति आता है अकबर। इस अकबर के बारे में याद रखना है दोस्तों कि जो फतेहपुर सिकरी है, फतेहपुर सिकरी जो है, ये फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया, तो ये आपका अकबर ने करवाया। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, इबादत खाना, इबादत खाना, जो इबादत खाना है, इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर के द्वारा करवाया गया। तो ये इतिहास के अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किसने किस चीज का निर्माण करवाया। यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो पृथ्वी है, इस पर जो दिन रात होते हैं, ये किस कारण होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, जो पृथ्वी की दैनिक गति है ना, दैनिक गति है, ये पृथ्वी की दैनिक गति के कारण आपका क्या होता है, तो पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि पृथ्वी लगातार सूर्य का चक्कर काट रही है। अब मान लो कि यहाँ पर आपका सूर्य है, यहाँ पर आपका सूर्य है, पृथ्वी लगातार घूम रही है। तो सूर्य के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा रहेगा वहां पर दिन, और जो यहाँ पर पृथ्वी का जो हिस्सा पीछे रहेगा वहां पर रात होगी। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है ना, इससे ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर मैं क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों। एक तो आपने नाम सुना होगा सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। अब यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मान लो कि ये आपका क्या है, तो ये आपका पृथ्वी है, ये आपका क्या हो गई, ये आपका पृथ्वी हो गई, पृथ्वी हो गई, ठीक है। और पृथ्वी के बाद में यहाँ पर आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपका सूर्य हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य हो गया।
और जब दोस्तों जो पृथ्वी और जो सूरज है इसके बीच में अगर क्या आ जाए, इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा आ जाए तो आपका कौन सा ग्रहण होगा? तो याद रखना है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपका सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और ये सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो ये अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका सूर्य ग्रहण होता है। अब दूसरा ग्रहण आता है दोस्तों आपका कौन सा? तो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण में क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका चंद्रमा है, चंद्रमा है, चंद्रमा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है? सूर्य है, सूर्य है, सूर्य है। और दोस्तों जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या होता है? तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा ग्रहण होगा? तो ऐसी स्थिति में आपका चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये किस दिन होता है? तो ये पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। दो ग्रहण मैंने आपको बताया, सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको यहाँ पर दो तीन चीजें मैं क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों। एक वंश था जिसका नाम है मौर्य वंश। क्या नाम है? मौर्य वंश। मौर्य वंश बड़ा ही इंपॉर्टेंट वंश था, मौर्य वंश। और दोस्तों ये जो मौर्य वंश है ना, इसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसके बाद में शासक कौन बना था? तो बिंदुसार। कौन बना था? बिंदुसार बना था, बिंदुसार। और इसी बिंदुसार का पुत्र था दोस्तों कौन? अशोक। कौन था? अशोक था, अशोक था। अब इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसका अगर आपसे पूछे कि भाई इसका वकील कौन था, वकील कौन था, तो याद रखना है दोस्तों कौन था? चाणक्य था, चाणक्य था, चाणक्य था, चाणक्य। या चाणक्य ही को क्या कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी क्या कहा जाता है। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का जो वकील था वो कौन था? चाणक्य था, चाणक्य था। और दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसने किसको हराया था? तो घनानंद को हराया। किसको हराया? घनानंद को हराया था, घनानंद को हराया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों, ये जो बिंदुसार है ना, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अनुयायी था, ठीक है। और बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों, तो इसने क्या किया था? तो इसका पुत्र एक तो था अशोक, अशोक इसका पुत्र था। और इसकी पुत्री थी संघमित्रा, संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। तो इन दोनों को कहाँ भेजा था इसने? श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन में कि अशोक बिंदुसार ने अशोक और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। क्यों भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अब बात आती है दोस्तों अशोक की। अशोक से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि ये अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा स्तूपों का निर्माण किसने करवाया, तो सबसे ज्यादा जो स्तूप है ये स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सबसे ज्यादा स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। और कितने स्तूप बनवाए इसने? 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। अब दोस्तों जो अशोक ने स्तूप बनवाए, इनमें इसने कौन सी भाषा का उपयोग किया? तो इसने ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया। कौन सी लिपि का उपयोग किया? इसने ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया। तो आपको पिछले क्वेश्चन में यही पूछा गया कि अशोक के जो शिलालेख है इसमें कौन सी लिपि का उपयोग किया गया? तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया। लेकिन दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि भाई अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग तो किया, लेकिन ये किसने सबसे पहले बताया? ये जो ब्राह्मी लिपि है उसको सबसे पहले पढ़ा किसने? तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम है जेम्स प्रिसेम्प, जेम्स प्रिसेम्प। अब ये जो जेम्स प्रिसेम्प व्यक्ति है ना दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिसेम्प के द्वारा पढ़ा गया। और अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में पढ़े गए थे या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मौर्य वंश के सारे शासक भी बता दिए और अशोक के बारे में भी सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब देखो ऑप्शन को हम बाद में जो देखेंगे, क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं मैप पाता हूँ और सारे देशों से जुड़ने वाले आपके राज्य में आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो पहला तो आपको यहाँ पर गुजरात दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर यहाँ देखोगे तो पंजाब। ठीक है, तो तीन तो क्या हो गए, तीन राज्य हो गए, राज्य हो गए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, तो दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो तीन राज्य लगते हैं और दो केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ लाइन जो है, ये रेड क्लिफ लाइन भारत और आपका किसके बीच में है, पाकिस्तान के बीच में है, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एक और देश आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और जो अफगानिस्तान है उससे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से आगे अपन चलेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया चाइना। अब चाइना से देखो, एक तो आपका यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लग रहा है, एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश लग रहा है चाइना से। उसके बाद में आप देखोगे तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य उत्तराखंड, उसके बाद में तीसरा राज्य सिक्किम और चौथा राज्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो चार राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश आपका किससे लगा हुआ है, तो चाइना से लगा हुआ। अब क्वेश्चन में देखो कौन किस राज्य की सीमा चीन से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से और सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर करवा देता हूं। देखो अगर आपसे पूछे कि भाई नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो एक तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आपका बिहार, उसके बाद में यहाँ देखोगे तो पश्चिम बंगाल और यहाँ देखोगे तो सिक्किम। मतलब नेपाल से आपके 5 राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद भूटान से देखो, यहाँ पर भूटान से देखोगे आप, सॉरी भूटान से अगर आप देखोगे तो भूटान से आपका पहले नंबर पर तो कौन आएगा, पहले नंबर पर आपका सिक्किम आ जाएगा, दूसरे पे यहाँ देखोगे तो पश्चिम बंगाल, तीसरे पे आपका असम और चौथे पे आपका अरुणाचल प्रदेश। मतलब भूटान से आपके 4 राज्य लगे हुए, 4 राज्य लगे हुए। ठीक है, इनको क्लियर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये जो बांग्लादेश है ना दोस्तों, इस बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो पहला तो आपका देखो पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा असम, फिर आपका मेघालय, फिर आप देखोगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपका त्रिपुरा और आपका मिजोरम। तो ये आपको याद रखना है, 5 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं और भारत की सबसे ज्यादा जो लाइन लगती है वो किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई गई। अब यहाँ से एक चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों, ये एक शासक था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था, इब्राहिम लोदी नाम का एक शासक था। और दोस्तों ये जो इब्राहिम लोदी है ना, इस इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ किससे, इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ बाबर से। और इन दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया उसको बोला जाता है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध इसको बोला जाता है। अब दोस्तों जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो इसमें क्या हुआ, इब्राहिम की हार हुई, इब्राहिम की क्या हुई, हार हुई। और जब इब्राहिम की हार हुई तो यहाँ पर कौन शासक बन गया, बाबर शासक बन गया। और दोस्तों बाबर जब शासक बना तो इसने मुगल वंश की स्थापना की, भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बाद में एक व्यक्ति आता है दोस्तों यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, हुमायूं। और दोस्तों ये जो हुमायूं है ना, इसका युद्ध किसके द्वारा चला, किसके साथ चला, तो शेर शाह के साथ चला, शेर शाह के साथ चला। और दोस्तों इस शेर शाह ने क्या किया, हुमायूं को हरा दिया, हुमायूं को हराया। और जब हुमायूं को हराया तो फिर कौन बन गया यहाँ शासक, शहर शाह। तो कुछ समय तक शहर शाह ने शासन किया। और जब शहर शाह शासन कर रहा था तो उसी समय इसने क्या किया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, ग्रैंड ट्रंक बनवाया। और फिर बाद में हुमायूं ने शेर शाह को हरा दिया तो फिर शासक हुमायूं बना था। और हुमायूं के बाद में फिर आपका अकबर आ गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का किसने बनवाया, तो ये आपका शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला
मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों ये जो आपका मस्तिष्क होता है ना, आपका जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट है और अलग अलग अगर पार्ट है तो इनके काम भी अलग है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सेरिब्रम, सेरिब्रम, तो दोस्तों ये जो सेरिब्रम है ना, ये आपके मस्तिष्क का एक पार्ट है, मस्तिष्क का एक पार्ट है। और ये काम क्या करता है दोस्तों? तो सोचने समझने का जितना भी काम है, सोचने समझने का जितना भी काम है, ये सारा का सारा काम कौन करता है? आपका मस्तिष्क का काम करता है। उसके बाद में जो आपकी ऐच्छिक गतियां है, ऐच्छिक गतियां, ऐच्छिक गतियां क्या होती है? मतलब आपकी इच्छा के अनुसार होने वाली जितनी भी गतियां, तो जो आप सोचोगे वो आपकी इच्छा के अनुसार ही तो गतियां होंगी। तो जो सेरिब्रम है, जितना भी सोचना समझना याद करना, ये जो अपनी ऐच्छिक गतियां है वो कौन नियंत्रण करता है? सेरिब्रम करता है दोस्तों, सेरिब्रम करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक नाम आता है जिसका नाम है सेरिबेलम, सेरिबेलम। और दोस्तों ये जो सेरिबेलम है ना, यह क्या काम करता है? तो पहला तो इसका काम होता है शरीर का संतुलन बनाएगा भैया, शरीर का क्या बनाएगा? संतुलन बनाएगा, संतुलन बनाएगा। और मांसपेशियां जो है, इन मांसपेशियों को शक्ति देगा, मांसपेशियों को क्या देगा? तो शक्ति देगा, शक्ति देगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला इसका एक और पार्ट आता है दोस्तों मस्तिष्क का, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और जो ये हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? तो ये हाइपोथैलेमस काम करता है आपके शरीर का तापमान नियंत्रण करेगा, तापमान नियंत्रण करेगा। आपको जब भी भूख लगेगी तो ये बताएगा, आपको प्यास लगेगी तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। तो यहाँ से आपको सारे इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शरीर का तापमान कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। भूख प्यास कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। शरीर का संतुलन कौन बनाता है? सेरिबेलम। ऐच्छिक गतियां या सोचने समझने की शक्ति कौन प्रदान करता है? सेरिब्रम। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो वर्गीकी है, इस वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो लीनियस साहब है, ये लीनियस साहब को वर्गीकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक आपके कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक आपके कौन है? अरस्तु साहब है। कौन है? अरस्तु साहब है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो जीवित कोशिका की खोज आपका किसने की? तो ये आपका ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई, ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई जीवित कोशिका की खोज। तो ये तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो कोशिका है, इस कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण है, ये प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये जो राइबोसोम है ना, इस राइबोसोम में आपका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो गोल्जी इकाई है, ये क्या करता है? तो ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। देखो आपका जो शरीर है ना, बहुत सारी करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इन करोड़ों कोशिकाओं में छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं। वो कोशिका के अंग जैसे राइबोसोम, तो ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। उसी कोशिका का एक अंग है गोल्जी इकाई, तो शुक्राणु का निर्माण करेगा, ठीक है। इसी का एक और अंग है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? तो ये आपको शक्ति देगा, शक्ति देगा और शक्ति देगा। तो इसी को बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह। कोशिका का शक्ति गृह किसे बोलते हैं दोस्तों? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो ये कोशिका के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और कोशिका की अगर आपसे खोज पूछे कि भाई कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट हुक ने की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से आपके फिजिक्स के क्वेश्चन चालू होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन पहले समझो दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो मान लो यहाँ पर आपकी कोई चमकीली सतह है, यहाँ पर आपका क्या है?
चमकीली सतह है, चमकीली सतह है। और दोस्तों चमकीली सतह है तो यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, और जब ये प्रकाश चमकीली सतह से टकराएगा तो ये इस मार्ग में वापस लौट जाएगा, इसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट जाना, इसी को परावर्तन कहते हैं। अब दोस्तों परावर्तन के कुछ नियम है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक बिंदु बनाया, एक रेखा खींची, इस रेखा को मैंने नाम दिया अभिलंब, अभिलंब क्या नाम दिया इसको? अभिलंब नाम दिया। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो अभिलंब और इस प्रकाश की आने वाली किरण के बीच एक कोण बनेगा जिसको बोला जाता है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और दोस्तों ये जो रेखा जा रही है ये परिवर्तित होकर जा रही है, तो अभिलंब और परिवर्तित होने वाली किरण के बीच में एक कोण बनेगा जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो पहला नियम तो इसका ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है ये दोनों का मान बराबर होगा, बराबर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो आपतन कोण, परावर्तन कोण और जो अभिलंब है तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट नियम है आपके परावर्तन के। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होगा, और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है? अति इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से, ग्रुप डी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो लेंस है वो लेंस किस किस से मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों जो कांच है, इस कांच से भी आपका लेंस बनता है। प्लास्टिक का भी लेंस आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसा पारदर्शी प्लास्टिक आता है तो उसका भी लेंस बनता है। जो जल है आपका, जल भी एक लेंस की तरह काम करता है। लेकिन दोस्तों जो मिट्टी है ये मिट्टी लेंस की तरह काम नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब दोस्तों होता क्या है, लेंस के बारे में अपन ने ये तो जाना कि भाई किस किस से बना, तो कांच, प्लास्टिक, जल से मिलकर बनता है। लेकिन जो लेंस है दोस्तों आपने देखा होगा कि चश्मा लगाओ, जैसे मुझे चश्मा लगा, तो दोस्तों दो तरह के दोष होते हैं। एक तो कौन सा दोष होता है? एक तो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। और एक होता है दोस्तों दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दो तरह के दृष्टि दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें आपको पास का दिखता है, पास का सांप दिखता है, सांप दिखता है। याद रखना कैसे, निकट दृष्टि मतलब निकट का तो अच्छे से दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा दोस्तों, दूर का सांप दिखता है, दूर का सांप दिखता है, सांप दिखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो निकट दृष्टि दोष वाले को निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि वाले को दूर का तो दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। अब अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो फिर चश्मा लगवाना पड़ेगा। अगर चश्मा लगवाना है तो उसमें लेंस लगवाने पड़ेंगे। तो किस दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाना जरूरी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपको अवतल लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस आपके चश्मे में लगेगा। और अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस आपके चश्मे में लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस आपके चश्मे में लगेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? अब दोस्तों देखो, एक कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है दोस्तों? सबसे पहली चीज तो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो जो पानी की बाल्टी है, इस पानी की बाल्टी कभी कभी आपको क्या होती है, तो कभी कभी आपको पानी की बाल्टी की जो गहराई है ये गहराई आपको कम दिखाई देती है। ये इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल याद रखना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी में आपने बॉल डाली होगी, पानी में कोई आपकी गेंद या बॉल गिर गई हो तो वो ऊपर उठी दिखती है, ऊपर उठी हुई दिखती है, उठी दिखती है। तो ये भी किसका उदाहरण है? तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। फिर अगर आपने देखा होगा दोस्तों कि जो तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं,
टिमाते हैं, टिमटिमाते हैं, तो ये भी किसका उदाहरण है? तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहली चीज तो ये समझ लो। थोड़ा सा यहाँ से एक स्लाइड लेकर बताता हूँ दोस्तों। मान लो ये कोई, अब यहां से आपकी प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। अब दोस्तों ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से यूं जाना थी, लेकिन दोस्तों ये यहाँ से यूं हो गई। कहां से? ये यहाँ से यूं हो गई, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना है कि आपकी जो आंखें हैं या आपके नेत्र है, इनमें जो व्यक्ति का जो देखता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और जो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, ये कितना बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जो विद्युत बल्ब है इसका फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों आज के टाइम पर तो आपने देखा होगा कि आप एलईडी बल्ब का यूज करने लग गए हो, लेकिन जो प्राचीन टाइम में देखोगे या पुराने समय के जो लोग हैं वो पीले कलर के बल्ब का यूज करते थे। कुछ इस प्रकार से वो बल्ब बना होता था, ये इस प्रकार से, और उसमें इस प्रकार से आपका क्या होती थी, ये बत्ती बनी होती थी। ये ऐसे बल्ब पहले चलते थे। तो दोस्तों ये जो बल्ब है ना, इसमें जो अंदर ये बत्ती बनी होती है, इसे कहा जाता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या बोला जाता है? फिलामेंट। और दोस्तों ये जो फिलामेंट बना होता है ना, ये टंगस्टन का बना होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है? तो ये फिलामेंट जो है आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हर डेली आपको किसी ना किसी नए नए सब्जेक्ट के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। किसी दिन संविधान, किसी दिन साइंस, किसी दिन पॉलिटी सॉरी, और किसी दिन आपका इतिहास के, किसी दिन सबके मिक्स क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से अगर आप डेली क्लास लेते रहोगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। सारी चीजों को हम कवर करना चाहते हैं, तो कम समय में ज्यादा तैयारी करें, हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।